बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है बिकॉज इस पेंडेमिक के बीच में मैं भी थोड़ा सा निपट गया था, तो अभी थोड़ा सा ठीक है हालत। तो यार लास्ट वीडियो में जिस तरीके से अपन ने देखा था कि कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाती है, ये चीज़ अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज वेल एज कूलम्स लॉ से भी अपन ने बताया था। ठीक है, क्या फोर्स लगती है, लेकिन ये फोर्स किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लगती है, इस चीज को कैसे समझा जाए, इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही थी। तो इस चीज के लिए एक्चुअली फील्ड का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो इस फील्ड के बारे में आज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि फील्ड एग्जैक्टली है क्या चीज, किस तरीके से इसको बताया गया। नेक्स्ट चीज अपन देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी हमें, वाई डू वी रिक्वायर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। देन हम जानेंगे कि ये फील्ड किस तरीके से एक्ट करती है, इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाए, उसको अपन डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। और फिर अपन देखेंगे कि आगे कुछ वीडियोस में किस तरीके से फील्ड्स हम निकाल सकते हैं अलग अलग चार्ज्ड बॉडीज के कारण, ठीक है, या अलग अलग मासेस के कारण भी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों के साथ में कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो किस तरीके से लग रही है, बीच में मीडिएटर कौन है, ऐसा क्या है बीच में जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे उस इफेक्ट को लेके जा रहा है। तो काफी साल पहले लोग सोचते थे ये चीज कि बीच में कुछ एक ल्यूमिनिफेरस ईथर करके कुछ है, एक मीडियम है जो कि इनविजिबल है। ये आइंस्टाइन के पहले की बात है। तो बाद में ये सब माइकल फेराडे, आइंस्टाइन, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये लोग आए थे। तो इन्होंने एक्चुअली बताया ये ईथर जैसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली माइकल फेराडे ने 1849 में सबसे पहली बार ये चीज बताई थी कि एक बॉडी अपने आसपास एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, मतलब एक अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करती है, आसपास एक अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है जहां उसका प्रभाव होता है। और ये प्रभाव जब दूसरी बॉडी एक्सपीरियंस करती है तो वो जो दूसरी बॉडी है वो फील कर पाती है कि अच्छा अपने पे फोर्स लग रहा है एक्चुअली। तो इसके कुछ साल बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी अपनी जो किताब लिखी थी ट्रीटीज ऑन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से कुछ है, तो उस किताब में भी उन्होंने फील्ड को एक प्रॉपर एंटिटी माना और उसके बारे में बहुत सारी बातें हमको बताई। तो थियोरेटिकली फील्ड एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, राइट। तो अब चलो देखते हैं कि फील्ड को डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए अपन सिंपल से एग्जांपल लेते हैं अर्थ का, जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी स्प्रिंग है जो हमें अर्थ से बांध के रखती है, या कोई भी दूसरे बॉडी को अर्थ से बांध के रखती है। जैसे हम भी अर्थ पे खड़े हैं, हम कूदते हैं तो हम वापस आ जाते हैं। इवन मून को आप देखोगे तो मून भी अर्थ से बाउंडेड है, मून अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है, राइट। तो कुछ तो एक ऐसी चीज है जिसको अपन फील्ड बोल रहे हैं एक्चुअली, वो अर्थ क्रिएट करती है जिसकी वजह से दूसरी बॉडीज उस फोर्स को, उस अट्रैक्टिव फोर्स को अर्थ की वजह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। तो फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम बेसिकली दो बॉडीज को सबसे पहले सोचते हैं। एक बॉडी कहलाता है सोर्स, जो कि फील्ड को क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है, और एक कहलाता है ऑब्जेक्ट, जो उस फील्ड के प्रभाव में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब जो हमारा सोर्स है वो फील्ड क्रिएट करेगी, इस फील्ड के क्रिएट होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जब वो फील्ड आएगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, ये अपन को समझना है, ठीक है। अब ये जो फील्ड है जो हमारे सोर्स की वजह से पैदा हो रही है, सोर्स पैदा कर रहा है, तो इसमें दो बातें अपन को ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी सोर्स है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो जो भी फील्ड की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस फील्ड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करनी चाहिए कि भैया सोर्स कैसा है। मतलब इस फील्ड की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि सोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ना कि इस पे डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रिएटर तो सोर्स है तो उसी पे डिपेंड करनी चाहिए। दूसरी बात, कहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, उस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, ये अपन को पता लगानी है। तो अपन को दो बातें ध्यान रखनी है, किसकी वजह से और कहां पे। किसकी वजह से माने सोर्स की वजह से होना चाहिए, और कहां पे निकाल रहे हैं ये पता होना चाहिए। ये दो बातें अपन को सोचनी है फील्ड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अपन को ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी अगर सोर्स है तो वो अपने आजू बाजू फील्ड क्रिएट करेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इस सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो सोर्स जो है वो अपनी फील्ड डेफिनेटली ऐसे ऐसे क्रिएट करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे चाहे ना रहे, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा अपने आजू बाजू। वेयर एज ऑब्जेक्ट भी जो है वो खुद में भी एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने आसपास, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक चीज को एनालाइज करने के लिए सिर्फ सोर्स का सोच रहे हैं, ठीक है।
तो ये दो बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को पहले मैं डिफाइन करने वाला हूँ, जिससे अपन को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जनरली फील्ड को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बढ़ा देंगे, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फील्ड को डिफाइन करने के लिए अपन को ये चीज सोचनी है, जैसे सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड में मुद्दे की बात यह है, सपोज अपने पास दो मासेस हैं m1 और m2। अगर मैंने इस m1 और m2 को इस तरीके से अर्थ से सेम हाइट पे रखा, तो पंगा ये है कि दोनों अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फील्ड है वो सोर्स की वजह से हर इक्वल डिस्टेंस पे एक बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रखूं, तो दोनों पे फील्ड जो है वो सेम एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर मैं किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स को F बराबर mg से डिफाइन करूं, तो इससे अगर मैं फील्ड के बारे में सोचने की कोशिश करूं, तो यहां पे आप देखोगे कि किस बॉडी पे फोर्स लग रही है वो उस बॉडी पे भी डिपेंड कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, और सोर्स का ये जो g है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों आ जा रहे हैं इस इक्वेशन में। तो अब मुसीबत ये, अपन ये चाहते हैं ना कि सोर्स ही रहे, ऑब्जेक्ट तो ना रहे, अपन को सोर्स की वजह से फील्ड पता करनी है। तो अगर एक क्वांटिटी अपन ध्यान से सोचें कि अगर मैं इस m1 को नीचे कुदा दूं, तो अपने को क्या मिलेगा, F1 अपॉन m1। सिमिलरली अगर दूसरे बॉडी के लिए मैं m2 को नीचे कुदा दूं, तो बनेगा F2 अपॉन m2। अब आप ध्यान से देखो, दोनों बॉडी जब सेम हाइट पे रखे हैं तो उनके लिए g की वैल्यू देखो सेम आती है। तो इसका मतलब अगर हम फील्ड को कुछ इस तरीके से डिफाइन करें कि जो भी ये सोर्स है, जैसे अर्थ हमारा सोर्स है, जो भी ये सोर्स फोर्स लगाएगा उन बॉडीज पे डिवाइडेड बाय दैट मास ऑफ द बॉडी, तो अपन को एक क्वांटिटी मिलेगी विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा जी पे, और ये जी किसके कारण है, हमारे धरती माता के कारण, सोर्स के कारण, राइट। तो अगर मैं बोलूं टू ऑब्जेक्ट्स एट सेम हाइट बट हैविंग डिफरेंट मास, they experience different forces, right? So if F upon m is done, then this quantity is same for both the bodies. देखो g के बराबर आ रही है, right? And this F upon m depends only on the properties of earth and independent of m1 और m2. तो फील्ड को डिफाइन करने का ये तरीका निकाला गया कि कोई भी सोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगा रही होती है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी फोर्स लगा रही है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आप करोगे तो वो आपको फील्ड की वैल्यू देगा। तो इस केस में धरती की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, यही अपनी फील्ड बन जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करते हैं अर्थ के लिए। तो अगर मैं इन जनरल अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करूं मैथमेटिकली, तो वो कुछ ऐसे दिखने वाला है। फिर से उसी पे एक सोर्स है जो अपने आजू बाजू फील्ड क्रिएट करेगा, राइट, और एक ऑब्जेक्ट है जो उस फील्ड को एक्सपीरियंस करके फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें जिसमें अपन F बराबर g m1 m2 by r² ऐसे लिखते थे, तो ये क्या है, दिस इज द फोर्स फेल्ट बाय ऑब्जेक्ट A ड्यू टू सोर्स S। इस सोर्स की वजह से A जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये ग्रीन कलर से अपन ने बना दिया है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखो कि इसमें m1 भी आ रहा है, इसमें m2 भी आ रहा है, तो इसमें सोर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं, राइट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी इक्वेशन में हमको ना दिखे, क्योंकि जो सोर्स है उसकी प्रॉपर्टी है फील्ड। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, m2 को नीचे को डाल दिया, तो F अपॉन m2 कर दिया। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है दैट वैल्यू ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपन कर देंगे, तो अपन को एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स की प्रॉपर्टी, जितनी भी सोर्स की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेगी, जैसे m1 और दूरी। ठीक है, कितनी दूरी पे, तो अल्टीमेटली अपन को यहां से ये वैल्यू मिलती है g m1 by r² दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m2। आप ध्यान से देखो, तो ये जो F अपॉन m2 बन गया, इसी को अपन ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, Eg। अच्छा, क्योंकि अब देखो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ फील्ड की भी डायरेक्शन आएगी। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करते हैं किसी सोर्स के लिए r दूरी पे। तो अपन को सबसे इंपॉर्टेंट बात फील्ड के लिए ये ध्यान रखनी है, किसकी वजह से बोले तो सोर्स, और कहां पे, रिलेटिव लोकेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो अगर आपको सोर्स बता दे और पोजीशन बता दे, तो प्रॉपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर पाएंगे। तो यहां पे एक नोटिसेबल प्रॉपर्टी मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की बताना चाहता हूं। तो अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे, अगर ये हमारा सोर्स मास है, तो अपन ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एक मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है।
तो जो फोर्स लगेगी वो इसके टुवर्ड्स लगेगी। मतलब अगर अपन यहाँ पे एक मास रखें m मास का, तो इसको ये दूसरा वाला मास जो हमारा सोर्स है वो अट्रैक्ट करेगा हमेशा। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड हम इस तरीके से बनाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस, रेडियल लाइंस विच आर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी भी मास को अपनी तरफ। तो पहली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, मास हमेशा एक ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव मास होता है। लेकिन अपन चार्ज में देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। दूसरी बात, ये जो अपने लाइंस बना रखी है ना, इनको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, या फील्ड को दिखाने का एक तरीका है। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, तो ये जो सारी लाइंस है इनको फील्ड लाइंस बोलते हैं। इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है। अपन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखेंगे, और सेपरेट एक वीडियो में अपन प्रॉपर सारी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें अपन को ध्यान रखनी है, उनके बारे में भी सारी डिस्कशन अपन करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में अपन को ध्यान रखना है कि ये सारी लाइन सेंटर की तरफ होती है। और अपन ने लास्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो सेंट्रल फोर्स होती है। मतलब जो फोर्स है वो हमेशा इनके और दूसरे मास के सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग फोर्स लगती है हमेशा, इसलिए ये सारी की सारी लाइंस रेडियल होती है। ठीक है, तीसरी बात, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एक मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अपन चार्ज के केस में देखेंगे, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल भी कर सकता है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली जो बात अपन को ध्यान रखनी है वो ये बात है, जब भी हमको किसी सोर्स की वजह से किसी पोजीशन पे, किसी पॉइंट पे फील्ड डिफाइन करनी है, तो हम करेंगे कि इस सोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे, इमेजिन करेंगे वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम चार्ज में आगे देखने वाले हैं कि किसी भी सोर्स की वजह से किसी एक दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो अपन को वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स बॉडी अपन को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मास जो है वो किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसलिए अपन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास से डिवाइड करते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपन निकालने वाले हैं तो वहां पे फंडामेंटल क्वालिटी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो है चार्ज। तो इसी वजह से अपन वहां पे चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो वहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल वही तरीका अपन यूज करने वाले हैं जिसको अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करने में यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज अपने पास एक सोर्स चार्ज है जिसको यहाँ प्लस Q1 मैंने बोला है, और एक ऑब्जेक्ट है A जिसका चार्ज प्लस Q2 है। ठीक है, तो यहाँ दोनों अपन पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगा दे, रिपल्सिव फोर्स लगा दे, तो इस फोर्स को अपन कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे R इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2। Q2 भी Q1 पे लगा रहा होगा, लेकिन अभी हम सोर्स की वजह से बात कर रहे हैं, तो प्रॉपरली हम सोर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो Q1 ने Q2 पे इतनी फोर्स लगाई। अब अपन क्या जानना चाहते हैं, अपन फील्ड जानना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जिस तरीके से किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास होती है, उसी तरीके से किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज भी होती है। ठीक है, तो अब Q2 जहां पे है बोले तो जो Q2 की रिलेटिव पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू Q1, उस पोजीशन पे अगर हम सोर्स की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हम Q2 से इस फोर्स को डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स अपॉन Q2 अपन लिख सकते हैं K Q1 बाय R स्क्वायर। मैंने Q2 को बस यहाँ डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, तो अपने पास ये क्वांटिटी आई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ Q1 बैठा है और कितनी दूरी पे ये Q2 रखा है, वो R रखा हुआ है। मतलब अब ये जो क्वांटिटी हमारे पास मिली है, दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पूरा डिपेंड कर रहा है सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टीज पे कि सोर्स का चार्ज कितना है और सोर्स इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है, या ये ऑब्जेक्ट सोर्स से कितनी दूरी पे है, R। ठीक है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2, ये अपन को ध्यान देना है। तो अल्टीमेटली ये जो क्वांटिटी है इसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स एट अ पॉइंट R या एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स, उसको अपन ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अपॉन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा E नीचे लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अपन को ध्यान रखनी है, जो अपन को नोट करनी है, वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है,
तो उससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे अगर मान लो अपना सोर्स नेगेटिवली चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स उस टाइम पे इधर लग जाएगी, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स रखें तो यहाँ हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगी। और डायरेक्शन की जब बात आएगी तो हम अट्रैक्शन या रिपल्शन से यहाँ पे दिखा देते हैं कि भैया डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। तो छोटा सा मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरीके से हम दिखाते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इसको आप ध्यान रखना। तो जैसा अपन ने नोट में देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज को ऑब्जेक्ट मान के ही हम फील्ड डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो वो उसके लिए अपन अगर फील्ड लाइंस बनाना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अगर हम बनाना चाहें, तो अगर यहाँ पे देखो एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो वो कैसा होगा, वो रिपेल करेगा, राइट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इस वजह से इस क्यू नॉट पे, जो कि क्यू ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर को फोर्स लगेगी तो फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड आएगी। इसलिए जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उस पे हमेशा फोर्स बाहर आएगी। रिमेंबर दैट जो ऑब्जेक्ट होगा उसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव मान के ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए सोर्स की वजह से अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर आ रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो उसको रिपेल करके उड़ा देगा, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली अगर हम एक नेगेटिव सोर्स माने, नेगेटिव चार्ज है सोर्स के ऊपर, ठीक है, तो ये सोर्स अब क्या करेगा, अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाके रखोगे विच इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो इस तरफ आ जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है इसलिए ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द चार्जेस लगता है हमेशा। तो कभी भी आप एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में भागने लगेगा क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, गिवन हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ बनती है, इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और आपको ध्यान रखना है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही होगी इनवर्ड, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिवली चार्ज सोचते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस या चार्ज्ड बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। मैं एक एक आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उन रिजल्ट्स को अपन को याद रखना है बिकॉज दोज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन को थोड़ा सा और फील लेना है कि एग्जैक्टली है किस तरीके से, काम क्या करता है, किस तरीके से सोचे इसको, तो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बिल्कुल ही टेम्परेचर फील्ड की तरह होती है। कैसे? अपन ये सोच सकते हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, अलग अलग रीजन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, राइट। हर एक टेम्परेचर को हम एक नंबर देते हैं और उस नंबर से हम उस जगह पे क्या डिग्री ऑफ हॉटनेस होगी या क्या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होगी, कितनी ज्यादा ठंड लगेगी, कितनी ज्यादा गर्मी लगेगी, वो हम फील कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर से। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज्ड बॉडी या किसी भी मासिव बॉडी, जिस बॉडी के पास मास हो, उसके आजू बाजू एक रीजन है, उस रीजन में वो जब कोई भी दूसरी बॉडी आएगी तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हम बता सकते हैं। तो टेम्परेचर फील्ड और इस तरीके की ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड में बस डिफरेंस एक ही है कि टेम्परेचर फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वहां एक नंबर होता है, वेरएस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिसे अपन इस एक्सप्रेशन से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को फील्ड के बारे में पता चलता है। अच्छा, फील्ड को जानना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जनरली हमें लाइफ में फील्ड्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होती है रेदर देन फोर्स, तो हम फील्ड के थ्रू फोर्स निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हमने डेवलप किया, इस फॉर्मेट में अपन एक चीज ये नोटिस कर सकते हैं, सपोज अगर आप को फोर्स निकालने किसी चार्ज पे, तो उस पॉइंट पे जो भी सोर्स की वजह से फील्ड होगी इनटू अगर आप वो चार्ज कर दो इस तरीके से, तो आपको उस चार्ज पे, उस पोजीशन पे इस सोर्स की वजह से लगने वाली फोर्स पता चल जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। मान लो आपको चीनी खरीदनी है, ठीक है, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप दुकानदार को बोलोगे भैया मेरे को इतनी चीनी दो। तो एक्चुअली दुकानदार ऐसा थोड़ी करता है कि 100 ग्राम चीनी इतना, 200 ग्राम चीनी का दाम इतना, तो दाम ऐसे पूरी रेट लिस्ट थोड़ी लगा के रखता है। वो क्या करता है 1 kg के करस्पॉन्डिंग कितना दाम है वो लगा के रख देता है। और आपने सोचो दुकान पे जाके आपने बोला कि भैया मेरे को 5 kg चीनी दे दो, तो वो 5 इंटू 1 किलो का जो दाम होगा वो मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा टोटल कॉस्ट आप पता लगा सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज मल्टीप्लाई कर दो तो उस रिलेटिव पोजीशन पे सोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा
उसको आप निकाल सकते हो, उस बॉडी का चार्ज, ऑब्जेक्ट का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स एट दैट पोजीशन से। तो अपन को अल्टीमेटली ऐसे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वैल्यूएबल है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितनी काम की चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन को ध्यान रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी सोर्स की वजह से किसी पोजीशन पे, तो ये डिपेंड करता है किसकी वजह से और कहाँ पे, इसी के ऊपर सारा खेल चलने वाला है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अपन मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी काम की चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।